हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे और बहुत मन लगा के अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं प्रिया स्वागत करती हूँ आपका आपके यूट्यूब चैनल प्री 10 क्लासेस में, जहाँ पर हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का साइंस का चैप्टर नंबर 11। चैप्टर का नाम है हमारा विद्युत और आज इस चैप्टर के पार्ट नंबर फोर्थ वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको इस चैप्टर की 3 वीडियोज करा दी है। अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो प्लीज उन वीडियोस को भी आप क्रम से देख सकते हैं और अपनी तैयारी को मजबूत बना सकते हैं। तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, ओम का नियम। ओम का नियम क्या होता है इसे जानने के लिए अगर आपने इस वीडियो को पूरा देख लिया, ओम के नियम में एक भी डाउट आपका नहीं बचेगा। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है ये, 12th क्लास में भी आपका आता है कि ओम का नियम क्या होता है और इसमें विद्युत धारा और आई के बीच अनुपात क्या होता है। इस तरीके से जो भी इसमें प्रश्न बनते हैं, अगर आपने वीडियोस को पूरा देख लिया तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो शुरू करते हैं। ओम के नियम में हम क्या होता है भाई, इसे समझिए। देखो, ओम ने ये कहा था, जैसे कि हम कोई भी चालक ले ले, चालक तार ले ले, कुछ भी ले ले। देखो, आपको ध्यान से समझना है। लिखवा तो मैं 2 मिनट में दूंगी आपको, लिखवाने की कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन ये नियम आया कहाँ से है और किस तरीके से बना है, इसे जानने से पहले आपको समझना पड़ेगा। पहले मैं आपको समझा दूंगी और इसके बाद इसकी लैंग्वेज लिखवा दूंगी। आप मेरे साथ साथ भी लिख सकते हैं, पहले आप ध्यान से समझ लीजिए। जैसे कि हम कोई भी चालक ले रहे हैं, कोई तार ले लिया हमने, एक चालक तार ले लिया। इस तरीके से तार की लंबाई क्या है हमारी, एल जो भी है। एक अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल होता है ये ए है ये। अब इसमें क्या करना है हमें, ये ओम का नियम ये कहता है यदि किसी चालक की, चालक तार भी हो सकता है, चालक आप कुछ भी ले सकते हो, मतलब जिसमें करंट जाना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था है, भौतिक अवस्था होती है जैसे ही किसी की लंबाई, लंबाई को हमें चेंज नहीं करना है, परिच्छेद का क्षेत्रफल, ताप, ये सब चीज हमें क्या करनी है, इसकी चेंज नहीं करनी है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्था न बदली जाए, भौतिक अवस्था आपको पता चल गई क्या होती है, इसकी लंबाई क्या है, भौतिक अवस्था। परिच्छेद का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि ये है ना, ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है, ये तार के रूप में है एक, तो ये जो होता है ये परिच्छेद का क्षेत्रफल होता है ये। और इसका क्या होता है, तार का पदार्थ, मतलब ये सब चीज अगर हम ना बदले तो क्या होता है, इन चीजों को ना बदले तो चालक में बहने वाली धारा, इसमें कोई ना कोई धारा बहेगी, आई चालक में बहने वाली धारा और चालक के सिरों के बीच जो उत्पन्न क्या होगा, विभवांतर V। ये क्या होगा, इसके अनुक्रमानुपाती। जो चालक के सिरों के बीच विभवांतर होगा V अनुक्रमानुपाती होगा किसके, चालक में बहने वाली धारा I के। ये ओम ने बताया था। किसने बताया था, ओम ने। अब इसके नियम पे एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ये होता है, जब हम अनुक्रमानुपाती को हटाते हैं तो यहाँ कॉन्स्टेंट लगता है, तो V बराबर क्या लग जाएगा, आर आई। आर यहाँ पे लगाना है, और या फिर हम क्या कह सकते हैं, आई को ले जा सकते हैं इसके बटे में, V बटे आई बराबर आर। तो इस नियम से हमें ये पता चला कि जो ये होता है, इसमें वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो हमेशा नियत आता है। क्या आता है, हमेशा नियत। मान लीजिए अगर वोल्टेज यहाँ पे हमारा 10 है और धारा इसमें कितनी बह रही है, 5, ठीक है, तो इसका अनुपात कितना आ रहा है, 5 ही कम 5 और 5 दूनी 10, 2/1 आ रहा है आर की वैल्यू। अब हमने किया, वोल्टेज को क्या कर दिया, हमने बढ़ा दिया, वोल्टेज को बढ़ा के क्या कर दिया हमने, 10 की जगह 15 कर दिया, तो धारा अपने आप ही घट जाएगी। क्या होगी, धारा अपने आप ही घट जाएगी, कितनी हो गई, 3। तो होगा मतलब कुछ भी हो सकती है, जैसे हमने वोल्टेज बढ़ा दी तो धारा ही क्या हो जाएगी, अपने आप कम हो जाएगी। तो अनुपात हमारा यही आएगा, जैसे कि यहाँ पे 15 लिया है ना हमने, तो जैसे 15 का आधा कितना होता है, 7.2, भाग करके हमारा 7.5, भाग करके हमारा यही आना है। इससे देखो, दशमलव हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे और इसे हम काट देंगे किससे, 75 दूनी 150 और 75 ही कम 75। तो अनुपात हमारा क्या है, अब भी सेम। अब अगर हमने धारा को घटा दिया, मतलब वोल्टेज को घटा दिया, 5 कर दिया, मतलब वोल्टेज को घटा के 5 कर दो, या फिर वोल्टेज को घटा के हमने 6 कर दिया, तो धारा ऑटोमेटिक घट जाएगी, कितनी हो जाएगी, 3। तो 3 ही कम 3 और 3 दूनी 6, तो भी अनुपात यही आएगा। तो इसमें यही बताया गया है कि वोल्टेज और धारा का जो अनुपात होता है वो हमेशा सेम आता है, हमेशा सेम। अगर 2:1 आया है तो 2:1 ही आएगा, वोल्टेज बढ़ा दे या फिर घटा दे, ये है। अब हम इसे लिख लेते हैं और अच्छे से आपको तब समझ में आ जाएगा। पहले इसे रफ कर देते हैं। मैं इसे एक बार और बता दूंगी, आपको अनुपात को तब अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब हम क्या लिखेंगे ओम के नियम में, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार इन्वर्टेड कोमास बना के लिखना है। यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं न बदली जाए, यदि किसी चालक की, यदि किसी चालक
की भौतिक अवस्थाएं क्या होती है, जैसे ब्रैकेट में लिख लेंगे हम, जैसे लंबाई, कोमा, परिच्छेद का क्षेत्रफल कोमा, ताप आदि न बदला जाए। हमें ये सब चीजें क्या करनी है, बदलनी नहीं है किसी भी चालक में। इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं, जैसे कि चालक की लंबाई, चालक की परिच्छेद का क्षेत्रफल या फिर चालक का ताप आदि न बदला जाए तो चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न होता है विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, चालक में बहने वाली धारा के विभवांतर V, चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा, धारा क्या होती है हमारी I, मतलब विद्युत धारा, चालक में बहने वाली विद्युत धारा I के, धारा भी लिख सकते हैं, विद्युत धारा भी लिख सकते हैं, बहने वाली धारा I के अनुकर्मानुपाती होता है। अब हम लिखेंगे मतलब इसका ये सूत्र, अर्थात जो हमारा V होगा, क्या होगा V, वो अनुकर्मानुपाती किसके होगा, I के, चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V, चालक में बहने वाली धारा I का क्या होता है, अनुकर्मानुपाती। ये साइन होता है अनुकर्मानुपाती का, ठीक है। आप इसे मतलब किताबों में आपको इस टाइप से मिलेगा, ये ऐसे भी बना सकते हैं। अब हमें क्या करना है, अनुकर्मानुपाती को हटाना है। जब भी अनुकर्मानुपाती का साइन हटता है तो बराबर लगता है, क्या लगता है, बराबर। तो V अपनी जगह झुका तो I अपनी जगह झुका तो बीच में क्या लगेगा, बराबर। जब भी अनुकर्मानुपाती हटता है मतलब बराबर लगता है तो एक कांस्टेंट नंबर जरूर लगता है। यहाँ पे कांस्टेंट नंबर लगेगा R, तो आपको यहाँ से याद रखना है R कहाँ से लगा है, अनुकर्मानुपाती को जब हमने बराबर में बदला है तो वहां पे कांस्टेंट R ही लगा है। जी R ही लगाना जरूरी है, K लगा सकते हैं, P लगा सकते हैं, नहीं, आपको R ही लगाना है क्योंकि R यहाँ पे प्रतिरोध होता है। अब हम यहाँ पे लिख देंगे जहां R बराबर क्या है, अनुकर्मानुपाती नियतांक है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे प्रतिरोध कहते हैं। तो R बराबर क्या कहते हैं हम, प्रतिरोध। R बराबर क्या होता है यहाँ पे, प्रतिरोध। अनुकर्मानुपाती नियतांक होता है और जिसे हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध। तो ये हमारा नियम बन गया है, V बराबर IR या RI, या फिर हम क्या लिख सकते हैं, I को हम इसके बट्टे में लेके जा सकते हैं, V बटे I बराबर क्या हो गया हमारा R। तो ये क्या है हमारा ओम का नियम। अभी इसके बारे में मैंने आपको ग्राफ बनाना नहीं बताया, केवल सिंपल आपको ये समझाया ओम का नियम क्या होता है। मैं एक बार आपको दोबारा भी बता देती हूँ। ओम ने क्या किया था भाई, जो ओम था ना, ये इसने अपने नाम से ही किया था। ये ओम मतलब ये साइंटिस्ट थे जिसने ये प्रयोग करके देखा था, विद्युत धारा मतलब वोल्टेज और विद्युत धारा के बीच अनुपात चेक करके देखा था इन्होंने। ये हमेशा क्या आया था, नियत आया था। तो तभी इन्होंने ये नियम दिया था कि इस नियम के अनुसार यदि किसी चालक की, चालक हमारा तार भी हो सकता है या कोई भी हम चालक ले सकते हैं, उसकी भौतिक अवस्था में नहीं बदलनी है, ना कि चालक की लंबाई बदलनी है, ना ही चालक की परिच्छेद का क्षेत्रफल बदलना है, ना ही ताप आदि न बदला जाए, तो जो चालक के सिरे है, जैसे ये कोई चालक है, ये एक सिरा इसका ये है, एक सिरा ये, तो इनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर होगा V, चालक में बहने वाली धारा I के क्या होगा, अनुकर्मानुपाती। और ये बात हम यहाँ पे लिख चुके हैं, V अनुकर्मानुपाती I। या फिर अनुकर्मानुपाती को बराबर में बदलते हैं तो कांस्टेंट वैल्यू लगती है, वो क्या लग गई हमारी RI, जहां R बराबर क्या है, अनुकर्मानुपाती नियतांक, जिसे R बराबर क्या होता है, प्रतिरोध भी हम कह सकते हैं। R बराबर प्रतिरोध होता है, वो लिख लेंगे।
या फिर हम दोबारा से कह सकते हैं, देखो v बराबर जैसे r आई है तो हम i को कहां लेके चले जाएंगे, बटे में, तो v बटे i बराबर क्या हो जाएगा, r। यही हमारा ओम का नियम है। इसकी थोड़ी सी बात और रह गई, मैं आपको आगे बताऊंगी। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, ओम के नियम के अनुसार धारा आई, मतलब विद्युत धारा क्या है हमारी आई, वे वोल्टेज V के बीच ग्राफ कैसा होता है। ये आपका MCQ में आ सकता है। जैसे कि हम यहाँ पे वो बनाएंगे इसका ग्राफ। तो जैसे कि हमारी यहाँ पे क्या है, विद्युत धारा, विद्युत धारा, और इधर क्या ले सकते हैं, वोल्टेज। तो जैसे ही हमारी ये बढ़ेगी, जैसे कि हमने पॉइंट ले लिया 1 2 3 4 5 6, ये x अक्ष, ये y अक्ष, और यहाँ पे भी ले लिया 1 2 3 4 5 6। तो अब हमें क्या देखना है, विद्युत धारा I और वोल्टेज V के बीच ग्राफ कैसा होता है। भाई इस ग्राफ में हमें ये कहा है, मैंने आपको एक बात बताई थी, क्योंकि हम जानते हैं V बटे I बराबर क्या होता है, R। V बटे I बराबर क्या होता है, R। हर कंडीशन में जैसे V1 चेंज होगा, I1 भी चेंज होगा, तो उसके अनुपात भी हमारा क्या आएगा, R। हर बार R ही अनुपात आएगा। जैसे कि हमारी वोल्टेज क्या है, यहाँ पे वोल्टेज हम मान लेते हैं 10 और विद्युत धारा कितनी है, 5। तो बताओ R की वैल्यू कितनी आएगी, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, तो 2/1 अनुपात आ गया, मतलब R की वैल्यू हमारी 2 आ गई। अब जैसे ही हमने वोल्टेज चेंज की, मतलब किसने किया था, ये प्रयोग करके देखा था ओम्स ने, तो फिर उसने क्या किया, इसने वोल्टेज चेंज किया, मतलब वोल्टेज को क्या कर दिया इसने, फिर 10 से हटा के 20 कर दिया। कितना कर दिया, 20। तो जो विद्युत धारा है वो ऑटोमेटिक चेंज हो गई। विद्युत धारा कितनी हो गई हमारी, 10। तो फिर अनुपात कितना आया, यहाँ पे 10 एकम 10, 10 दूनी 20, फिर से R की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, 2। ये देखा उसने, तो ये बार बार जैसे ही प्रयोग करा, फिर उसने इसका मान बदल दिया, मतलब जो वोल्टेज थी पहले 10 थी, फिर 20 थी, फिर उसने कर दी 30। तो जो धारा है वो अपने आप ही चेंज हो गई, कितनी हो गई, 15। 15 एकम 15, 15 दूनी 30, फिर से इसके R की वैल्यू 2:1 आ गई। मतलब R का मान क्या आया, मतलब हर बार 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2। तो इसी से निष्कर्ष निकला था, आप इसे जैसे ही चेंज करेंगे, कोई सा भी चेंज कर लो, जैसे आप वोल्टेज चेंज करेंगे धारा ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगी, और जो इसके बीच ग्राफ आएगा वो कैसा ग्राफ आएगा, सीधी रेखा में, सरल रेखा। जैसे कि हमारी धारा यहाँ धारा 1 है, वोल्टेज 1 है, तो यहाँ पे आ जाएगी इसकी वैल्यू। ऐसे ही हमारी जैसे कि धारा चेंज हो गई 2, तो वोल्टेज भी चेंज हो गई, कितनी हो गई, 2। धारा कितनी हो गई, 3, वोल्टेज भी कितनी हो गई, 3। तो जो इसके बीच हमारा एक ग्राफ आएगा, इसी तरीके से 4, ये 4, तो जो ग्राफ आएगा वो कैसा आता है, सरल रेखा में। कैसे आता है ग्राफ हमारा, सरल रेखा में। बस आपको ये पॉइंट याद रखना है, वो कैसे आया है आपको मैं बता चुकी हूं। तो इनके बीच क्या होता है ग्राफ, आपको एक लाइन में याद करना है, धारा I में वोल्टेज V के बीच ग्राफ क्या होता है, एक सरल रेखा। कैसी रेखा प्राप्त होती है हमें, सरल रेखा। तो यहाँ पे लिख लेते हैं हम सरल रेखा या फिर सीधी रेखा प्राप्त होता है हमें ग्राफ। तो आंसर में हम क्या लिखेंगे, ओम के नियम से, ओम के नियम से विद्युत धारा I, विद्युत धारा I व वोल्टेज V के बीच ग्राफ हमेशा हमेशा सीधी रेखा ओम के नियम से विद्युत धारा व वोल्टेज V के बीच ग्राफ हमेशा सीधी रेखा आता है, मतलब सीधी रेखा प्राप्त होता है, सीधी रेखा में प्राप्त होता है, सीधी रेखा में प्राप्त होता है। बस आपको एक पॉइंट ये याद करना है। तो ये आप लिख सकते हो, चाहे इसे तो आप छोड़ भी सकते हो, इसे मत नोट करना। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बताया था, आपको ये याद रखना है हमेशा V और I के बीच अनुपात क्या होता है हमारा, R। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं विद्युत प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध क्या होता है।
जैसे कि आपको पता होगा प्रतिरोध में आपको बता चुकी हूँ, आर हमारा प्रतिरोध होता है, ओम के नियम से पता चला है। जो प्रतिरोध है हमारा, इसके जैसे मतलब इसी में अर्थ छिपा हुआ है। प्रतिरोध का मतलब क्या होता है? विरोध करना। क्या करना होता है? विरोध। तो इसमें हम क्या लिखेंगे? किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली विद्युत धारा का विरोध करता है, वही क्या होता है? हमारा विद्युत प्रतिरोध। जहां पर प्रतिरोध अधिक होता है, मतलब आर की वैल्यू अधिक होती है, वहां पे विद्युत धारा क्या हो जाती है? कम। और जहां पे प्रतिरोध की वैल्यू होती है कम, वहां पे होती है विद्युत धारा ज्यादा। तो जो प्रतिरोध है ये क्या करता है? विद्युत धारा के मार्ग में रुकावट पैदा करता है, मतलब विद्युत धारा को कम कर देता है। तो अब इसमें हम लिखेंगे किसी चालक का वह गुण। चालक हमारा कोई तार हो सकता है, कोई मशीन हो सकता है, पंखा हो सकता है, कुछ भी, मतलब ये सब चालक है जिनमें भी विद्युत धारा जाएगी। तो किसी चालक का वह गुण, किसी चालक का वह गुण जिसके कारण उसमें बहने वाली धारा, किसी चालक का वह गुण जो उसमें बहने वाली धारा का विरोध करता है, जो चालक में बहने वाली धारा, चालक में बहने वाली धारा का विरोध करता है, बहने वाली धारा का विरोध करता है। विरोध मतलब उसमें धारा नहीं बहने देता, विरोध करता है। विद्युत प्रतिरोध, विद्युत प्रतिरोध अथवा प्रतिरोध कहलाता है, अथवा प्रतिरोध कहलाता है। कहलाता है। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? आर से। इसे आर से प्रदर्शित करते हैं। अब आगे लिखेंगे हम अगली लाइन से। मतलब मैंने आपको प्रतिरोध बताया था, V बटे I बराबर क्या था? R। हम इससे भी इसकी डेफिनेशन लिख सकते हैं। किसी चालक के बीच उत्पन्न सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा का अनुपाती विद्युत प्रतिरोध होता है। ये डेफिनेशन भी इसकी बिल्कुल सही है। तो अब हम इसी के बारे में सूत्र लिखेंगे। यदि चालक के सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर, सिरों के बीच उत्पन्न विभवांतर V तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, तथा चालक में बहने वाली धारा I हो, तब चालक में उत्पन्न प्रतिरोध, तब चालक में उत्पन्न प्रतिरोध R बराबर क्या होगा? V बटे I। क्या होता है प्रतिरोध? R बराबर V बटे I। हमने किससे निकाला है इसे? V बराबर IR से निकाला है। पता है V बराबर IR क्या होता है? ओम के नियम से आया है ये। V बराबर IR, हमें R की वैल्यू निकालनी थी, तो हम इसे कहां पे लेके चले गए? बटे में। तो ये हमारा क्या आ गया? प्रतिरोध का सूत्र। अब हम इससे आगे लिखेंगे विद्युत प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जो विद्युत प्रतिरोध है वो किस किस चीज पर निर्भर करता है। उम्मीद है यहां तक आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। अब हम आगे देख लेते हैं विद्युत प्रतिरोध या फिर प्रतिरोध को प्रभावित करने वाले कारक। जैसे कि हम प्रतिरोध पढ़ चुके हैं। प्रतिरोध का सूत्र हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था R बराबर V बटे I। ठीक है। अब आपको एक सूत्र ये देखना है, ध्यान से देखना, जो मैं आपको लिखवाऊंगी। चूंकि हम जानते हैं जो R होता है वह अनुक्रमानुपाती है L अपॉन A के। L क्या होता है? L होता है चालक, तार ले लो या चालक आप कुछ भी, उसकी लंबाई होती है। जैसे कि हमने ले लिया ये कोई चालक तार है, ये चालक तार की लंबाई क्या है? L। और ये क्या है? इसके परिच्छेद का क्षेत्रफल A।
ए होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल, जैसे कि आप इसे मान सकते हो ये परिच्छेद का क्षेत्रफल है। पोल मतलब कोई वस्तु है, उसे हमने ऐसे गोल काट दिया तो ये क्षेत्रफल आता है, यहाँ पे परिच्छेद का क्षेत्रफल। तो ये हमारा कोई क्या है, चालक तार है। क्या है ये, चालक तार, तार के रूप में ले लिया हमने चालक। तो चालक तार की लंबाई है L, तो ये L के तो क्या होता है, देखो ऊपर ही है, तो L के तो क्या है, ये अनुक्रमानुपाती। अगर L बढ़ेगा तो प्रतिरोध बढ़ेगा, मतलब बढ़ेगा, और L घटेगा तो प्रतिरोध भी घटेगा। और जो हमारा A है, A होता है परिच्छेद का क्षेत्रफल। इससे क्या निर्भर करता है, ये इसके है ये व्युत्क्रमानुपाती। अगर ये बढ़ेगा तो ये घटेगा, और ये घटेगा तो ये बढ़ेगा, मतलब इसका अपोजिट है ये। अगर ये बढ़ेगा तो वो ऑटोमेटिक घट जाएगा। जो सीधा सीधी लाइन में होता है वो होता है अनुक्रमानुपाती। बोला तो यहाँ भी अनुक्रमानुपाती जाएगा, लेकिन ये बटे में आ रहा है तो इसे हम व्युत्क्रमानुपाती बोल देंगे कि R व्युत्क्रमानुपाती A के। तो इन चीजों पर निर्भर करता है। तो नंबर फर्स्ट हम क्या लिखेंगे, चालक तार की लंबाई पर, चालक तार की लंबाई पर। तो चालक तार की लंबाई के क्या होता है, ये अनुक्रमानुपाती। हम लिखेंगे किसी चालक तार का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम लिखेंगे चालक, चालक का प्रतिरोध भी लिख सकते हो, चालक तार का प्रतिरोध भी आप लिख सकते हो। चालक का प्रतिरोध चालक तार की लंबाई कि उसकी लंबाई कितनी है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती होता है। तो हम क्या लिख देंगे फिर, अर्थात आप इसे इसी के नीचे लिख लेना। मैं अभी दो हेडिंग और डालूंगी तो जगह ना रहे, इस वजह से यहाँ पे लिख रही हूँ R अनुक्रमानुपाती L। ये आपको समझ में आ गया होगा, मतलब R अनुक्रमानुपाती L होता है, चालक तार की लंबाई के अनुक्रमानुपाती है। अगर L बढ़ेगा तो R भी बढ़ेगा, L घटेगा तो R भी घटेगा। अब लिखते हैं हम नंबर 2 हेडिंग। नंबर 2 हेडिंग क्या लेना है, चालक तार की परिच्छेद के क्षेत्रफल पर तो इसमें क्या होता है, इसके होता है व्युत्क्रमानुपाती। चालक का प्रतिरोध या चालक तार का प्रतिरोध, चालक का प्रतिरोध चालक तार की अनुप्रस्थ काट, चालक तार की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल क्या होता है हमारा A। चालक तार की अनुप्रस्थ काट या फिर परिच्छेद भी बोल सकते हैं आप, वो भी वही होता है। अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल, ब्रैकेट में लिखेंगे A। A क्या होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है, अर्थात क्या लिखेंगे हम, R अनुक्रमानुपाती 1/A। ये बटे में जा रहा है, इसी वजह से हमने यहाँ पे व्युत्क्रमानुपाती लिखा है। अब नंबर 3 हेडिंग डालेंगे हम, तार के पदार्थ पर या चालक तार के पदार्थ पर, चालक तार के पदार्थ पर। चालक तार के पदार्थ पर भी क्या करता है, ये निर्भर कि वो तार लोहे का है, सोने का है, चांदी का है, मतलब किस पदार्थ का बना हुआ है उस पर भी डिपेंड करता है। तो इसमें हम लिख देंगे चालक का प्रतिरोध चालक तार के चालक तार के पदार्थ पर निर्भर करता है।
निर्भर करता है। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। अब आप इसका स्क्रीनशॉट लेके नोट कर सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और सारी वीडियोस को क्रम से देखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अब आप इसे नोट कर सकते हैं।